हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो एक्सरसाइज है 5.4। और इसमें ऐच्छिक लिखा हुआ है कि अगर इच्छा है तो करो और नहीं इच्छा है तो ना करो, लेकिन हमारी इच्छा है भाई, हम इस पूरा एकदम चैप्टर एकदम क्लियरली के साथ पूरा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर अपना 5.4। बोलो, तैयार हो? एकदम तैयार हो? तैयार हो पक्का? चलो फिर आ जाओ, इसको ख़त्म करते हैं, आज चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है हमारी कौन सी है? 5.4। ये बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, इजी है। ठीक है तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एक हमें एपी दी हुई है। क्या हुई है हमें? एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी दी हुई है। वो लिखा हुआ है 121, 117, 113 ऐसी लिखी हुई है। इसका लिखा हुआ है कि कौन सा टर्म नेगेटिव है, कौन सा जो इसका पद है, यानी कि इसका जो कौन सा पद क्या है, नेगेटिव है, ये वो बोल रहा है। अब हमें ये बताना है कि इसका कौन सा पद नेगेटिव स्टार्ट, मतलब नेगेटिव से स्टार्ट होता है, यानी कि पाँचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, कौन सा पद का जो वैल्यू है वो एकदम नेगेटिव स्टार्ट ही होती है। ठीक है, हाँ तो हम जय मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि माना इसका जो है एनवां पद जो है क्या है, नेगेटिव होगा। मान लेता हूँ कि एनवां पद इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो सीरीज में ए इक्वल टू दिया है हमें 121 और डी की वैल्यू दी है 117 माइनस 121, तो माइनस का 4 होगी डी की वैल्यू। ठीक है, और हमें निकालना है कौन सा पद क्या है, नेगेटिव है। तो यानी कि जो मैंने मान लिया एनवां पद नेगेटिव है, यानी कि ए ऑफ एन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि छोटा है जीरो से। तो जीरो से छोटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी कि ए ऑफ एन इज लेस दैन ज़ीरो, जीरो से छोटा है। अब छोटा है का मतलब ऐसा चिन्ह लगा है जैसे ये है, तो जो ए ऑफ एन की वैल्यू है वो जीरो से कम है। तो अगर जीरो से कम है तो क्या मतलब नेगेटिव होगा ना, बिल्कुल होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस दैन जीरो। जैसे देखो, जैसे हम लोग बराबर के चिन्ह को यूज करते हैं वैसे इसको भी यूज करते हैं, उसको इसको उसी तरह इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, ये मत समझो कि ये क्या हो गया, ये दिस इज लाइक दैट, ये छोटा या बड़ा। हालांकि इनके थोड़े से रूल अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग नहीं है। 11th में अलग है तो वहाँ मैं बताऊँगा। ठीक है, हाँ तो ये जो है ए की वैल्यू कितनी है 121 प्लस एन की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, एन माइनस वन वही निकालना है। डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, ये जीरो। ठीक है, तो यदि मैं इसको उस तरफ भेज दूँ तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू माइनस फोर, ये हो जाएगा माइनस का 121। ठीक, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और एन माइनस वन इक्वल हो जाएगा लेस देन किससे, ऐसे नहीं होगा, इसको मैं भेज दूँ उस तरफ। ठीक है, 121 है, इसको भेज दूँ उस तरफ तो जाएगा एन माइनस वन इंटू फोर, माइनस का है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि एन माइनस वन इंटू फोर इज ग्रेटर देन 121, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो एन माइनस वन इक्वल हो जाएगा 121/4 और एन इक्वल हो जाएगा एन इज ग्रेटर देन 121/4 प्लस वन। अब इसका जब लासा लेंगे, यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, तो एन इज ग्रेटर देन 121/4 प्लस 1/1, इसको अगर लासा लगे तो 4, 121 प्लस 4 ये होगा 125/4। इसको तुम डिवाइड करो, ये कितना आएगा, 4 3 12, 4 1 4 और 4 दूनी 8, 4 5 20, ये आएगा 31.25। एन की वैल्यू जो है 31.25 से ज़्यादा है। देखो मैं इसको उस तरफ क्यों नहीं ले जा रहा था, क्योंकि यार देखो पॉजिटिव वाला अगर उस तरफ जाएगा ना, मतलब ये जो अगर उस तरफ जाएगा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये साइन पलट जाता है। हालांकि तुम्हें वो रूल नहीं पता ना, तो उनमें क्यों पढ़ते हो, फटाफट देखो जो नेगेटिव वाला है उसको उस तरफ ले जाओ तो वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला उस तरफ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर
पॉजिटिव वाला उस तरफ जाएगा, अगर वो निगेटिव हो रहा है तो फिर साइन भी चेंज होता है। देखो अगर मैं 121 को उस तरफ भेजूँगा तो ये साइन इस तरफ को बदल जाता है, ठीक है। और अगर किसी के पास 11th की बुक हो तो 11th की मैथ की बुक हो, ठीक है, तो उसमें कोई चैप्टर नंबर है 6 या 7, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन 6 या 7 ऐसा कुछ है। उसका नाम है असमिकाएँ, द्विघाती असमिकाएँ, ऐसा कुछ नाम है उसका, असमिका करके नाम है, और उसमें 5 या 6 रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, मतलब कि जब दोनों पक्षों में जब ऋण का गुणा करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। मैं एक कोई अलग सा लेक्चर लेकर के तुम्हें समझा दूंगा ये सब, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो एन की वैल्यू जो आ रही है 31.25 से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो ये क्या होगी? 32 होगा लगभग 31.25 से अगर ज़्यादा है तो 32 होगा। तो अतः इस AP का जो है क्या है कि 32वां पद जो है नेगेटिव होगा, 32वां पद नेगेटिव होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी ना? हल्की से कन्फ्यूजन होगी कि सर ने इसको उस तरफ क्यों नहीं भेजा, भेज सकते थे। देखो इस तरह 121 प्लस n-1 इंटू -4, ये इस तरह था। अगर मैं इसको इस तरफ भेजूंगा n-1 -4 माइनस का 121, अब जब दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करते हैं तो ये जो होता है, ये रूल होता है, जब इसमें मतलब माइनस से गुणा करेंगे तभी तो इनके माइनस वाले चिन्ह कट जाएंगे। तो n-1 जब ये पॉजिटिव होगा तो ये इस तरफ बढ़ जाता है और ये इस तरफ, ये रूल होता है, इसलिए कर सकते हो इस तरह। ऐसा क्यों होता है देखो बताऊँ। अगर एक तरफ -4 है और ये छोटा है -3 से, और यदि मैंने ऋण का गुणा कर दिया इसमें तो ये 4 छोटा है 3 से, तो क्या ये सत्य होगा? क्या 4 3 से छोटा होगा? मतलब देखो बात नहीं तुम समझ रहे हो। ये हो गया, देखो पहले ये रूल होता है कि जब इसका चिन्ह लगा हो तो ऋण से जब गुणा करते हैं तो जो चिन्ह है वो बदल जाता है, ठीक है। क्या होता है? बदल जाता है। अब क्यों बदलता है वो उसका मैं रीज़न दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया ना, ये वाला हो गया था ना पूरा, ठीक है। इसका रीज़न दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये है, देखो अगर मैंने लिखा -4 इज लेस देन -3, ये सही है कि गलत है? ये बताओ। बहुत लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि -4 -3 से छोटा कैसे है। माइनस का मतलब होता है उसके पास उतना ऋण है, यानी कि वो कर्ज में डूबा हुआ उतना ज़्यादा। तो अगर किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये कर्जा है और एक के पास 500 रुपये कर्जा है, तो 500 रुपये वाला, जिसकी 500 रुपये कर्ज वाला व्यक्ति 1000 कर्ज वाले व्यक्ति से बड़ा माना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ये लिखा है -4, अगर माइनस लगा है तो वो संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैंने ऋण से गुणा कर दिया, चिन्ह क्यों बदलता है? अगर मैंने ऋण से गुणा कर दिया तो ये +4 हो जाएगा। चिन्ह अगर नहीं बदला तो अच्छा ये बताओ यार, 4 3 से छोटा होगा क्या? नहीं होगा ना। इसीलिए बोलते हैं कि ये चिन्ह जो है कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए। और तुम इस झंझट में ना पड़ो, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो वो समझ सकता है, ठीक है। या फिर मैं किसी एक दिन अगर मुझे याद रहा, याददाश्त रही, तो फिर मैं इसका अलग से, लेकिन 11th में काहे चिंता कर रहे हो अभी? तुम अभी लोग चिंता क्या कर रहे हो? अभी केवल इतना समझ लो जो तुम्हारे काम का है, ठीक है। और 11th में जब आओगी तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा एकदम अच्छे से, क्या दिक्कत है। और इस क्वेश्चन के लिए अगर कन्फ्यूज़न है तो मैंने बताया कि इसको भी तुम उस तरफ ले सकते हो, ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब दोनों पक्षों में ऋण से गुणा होगा, यानी कि जब इनकी माइनस माइनस कैंसिल होने होंगे, तब ये चिन्ह इस तरफ बदल जाता है। और इस तरफ चिन्ह क्यों बदलता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो ये दे रखा है, ठीक है। क्योंकि -4 -3 से छोटा होता है जब चिन्ह नेगेटिव होता है, ठीक है। और यदि चिन्ह पलट गया, अगर पॉजिटिव हो गया तो +4 बड़ा हो जाता है, इसलिए चिन्ह भी बदल जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है, इसको साफ करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या क्या कहता है।
ये जो भी कहता है, ये कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, ये बोल रहा है कि तीसरा पद प्लस सातवां पद, तीसरा पद प्लस सातवां पद का योग कितना है इसका, 6 है। और मैंने बहुत बार बताया कि तीसरे पद को a+2d लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ये भी बताया है, और सातवें पद को a+6d लिखते हैं, ये भी बताया, कैसे लिखते हैं ये भी बताया, ठीक है। तो ये हो गया 2a + 8d = 6। अब यदि मैं पूरे में, अब कहोगे सर पूरे में आप 2 से 4 से भाग काहे देते रहते हैं, तो भाग देने से क्या होता है ना बेटा, संख्याएं जो हैं वो छोटी हो जाती हैं, तो जो कैलकुलेशन है वो भी छोटी हो जाती है, तो गलत होने के चांस घट जाते हैं, सही होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा a + 4d। और हाँ, अगर कोई बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा बैठा है तो वो बिना ऐसे किए भी कर सकता है, ठीक है। हालांकि इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं छोटी मोटी संख्या, लेकिन भाग दे देते हैं क्योंकि शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में अच्छा रहता है। और फिर क्या है, इनका जो गुणनफल है, तीसरे पद का जो गुणनफल है इनटू, और जो सातवें पद का जो गुणनफल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इक्वल टू 8। तीसरा पद होता है a+2d इंटू a+6d = 8, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब बस गुणा कर दो इनका, हो जाएगा a² + 6ad + 2ad + 12d² = 8। जहाँ से तुम एक काम करो, d की वैल्यू निकाल लो। 4d हो जाएगा हमारा 3 - 1, एक ही निकाल लो, 3 - 4d, ठीक है, फ़ायदे में रहोगी। और इसमें a की वैल्यू पुट कर दो हर जगह। ये 3 - 4d, a का स्क्वायर है तो 3 - 4d का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 - 4d इंटू d इंटू क्या होगा d प्लस 2 इंटू 3 - 4d। घबराने की बात नहीं, मैं केवल a की जगह ये जो है 3 - 4d पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, प्लस 12d² = 8। इसका करेंगे a² + b² - 2ab से, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16d² माइनस का 4 दूनी 8 × 24d प्लस 6 × 18d माइनस 6 × 24d² प्लस 6 माइनस 8d प्लस 12d² = 8, ठीक। अब जहाँ तक मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कट रहा है क्या, क्या कट रहा है? कुछ भी तो नहीं कट रहा। ये हो गया 9 प्लस 16d² और माइनस का 4 दूनी 8 × 24d, ओके, प्लस 6 × 18d और ठीक है, और 6 को 24d², 6 - 8d प्लस 12d² = 8, ओके। ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट, एकदम सही है और सही की तरफ ही हम जा रहे हैं। और लेकिन यार हम फंस जाएंगे आगे जाके, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फंसेंगे तो नहीं खैर, लेकिन बवाल हो जाएगा। एक शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, मैं बताऊं? चलो इसको मिटाओ पहले, ये 3 स्टेप गायब करो, फालतू के बवाल नहीं, देखना वहीं से काम हो जाएगा। कैसे? a की वैल्यू जो है वो है 3 - 4d, इसमें रखो 3 - 4d प्लस 2d, 3 - 4d प्लस 6d, क्योंकि जब क्वेश्चन को ज़्यादा तोड़ते हैं ना, ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, तो वो उतनी ही दिक्कत देता है जितना कि सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसे करो 3 माइनस, हालांकि हो जाता है लेकिन काहे को इतना बवाल करें, 3 + 2d = 8। दिस इज a - b, दिस इज a + b,
तो यानी कि a माइनस बी डॉट a प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8, जाएगा 9 माइनस 4d का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 8 माइनस 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस का 1, और जो d स्क्वायर बराबर निकलेगा वो निकलेगा 1/4। तो d की वैल्यू आएगी हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। ये वही हमारी d की वैल्यू। ठीक है, और अब जब d की देखो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है d की वैल्यू प्लस का 1/2, एक आ रही है माइनस का 1/2। अब जब d की वैल्यू दो आ रही हैं भाई, तो हमारी a की भी वैल्यूज तो दो ही आएंगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो जब हम लेता हूँ मैं लेता हूँ d इक्वल टू 1/2 लेने पर पॉजिटिव वाला, ठीक, तो हमारा a क्या मिलेगा, a प्लस 4d इक्वल टू 3 है इक्वेशन, इस पे a प्लस 4 इंटू 1/2 करो इक्वल टू 3, तो a प्लस 2 इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू 1। तब क्या मिलता है, तब a की वैल्यू क्या मिलती है 1। और यदि मैं क्या लेता हूँ कि d ले लेता हूँ माइनस का 1/2 लेने पर, ठीक, समझना गौर से ज़रा। तो a प्लस 4d इक्वल टू क्या दिया है 3, a प्लस 4 इंटू माइनस का 1/2 इक्वल टू 3, a माइनस 2 इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 और a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब मैं थोड़ी सी इसको मिटाता हूँ, ठीक है, पहले तुम इतना इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हो गया। इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि तो प्रथम 16 पदों का योगफल क्या होगा ना, s ऑफ 16 पूछ रहा था वो, जो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो s ऑफ 16 भी हमारा 2 टाइप से निकलेगा, एक बार हम d ले लेंगे -1/2 और a निकलेगा हमारा 5, तब Sn की वैल्यू आएगी, और एक Sn निकलेगा हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कब, जब d की वैल्यू होगी 1/2 एंड a की वैल्यू निकलेगी 1। ठीक, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसकी दोनों ही वैल्यूज़ निकाल देनी है बस। अब दो वैल्यू क्यों निकली हैं, क्योंकि हमारी जो d की वैल्यू आई है 2 आई है, और d पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता था, तो उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि हम नेगेटिव को छोड़ देंगे या पॉजिटिव को छोड़ देंगे, अब आ रहा है तो करेंगे। तो देखो s16 इक्वल टू जाएगा n/2, अब n कितना है 16 पदों को निकालना है, तो 16/2 प्लस 2 इंटू -5 प्लस 16 माइनस 1 15 हो गया, इंटू माइनस का 1/2, ठीक है, जो हो गया 8 इंटू -10 माइनस का 15/2। इसका लासा लो तो -10 नहीं -20 -15 इंटू 8 है ये, 8 इंटू माइनस का 35/2। तो सही है ना वाला, ये चेक कर लो एकदम सही है कि नहीं। ए की वैल्यू कितनी थी उसमें, ठीक है एकदम सही है, 2 चौको 8 4 माइनस का 35 गुणा 4, 5 चौको 20 की जीरो लगी 2 और 4 थी 12 तो 14। यार आप माइनस के चल आता है कि नहीं आता, आंसर चेक करते हैं, मैच करते हैं यार। ये आ रहा है गलत आ रहा है भाई, क्यों गलत है लेकिन यार,
ये गलत क्यों आ रहा है? ये मतलब ए की वैल्यू 5 आई थी या -5 आई थी? केवल 5 आई थी ना? हाँ, यही तो गलती है। ये यहाँ से हल्का हल्का सो जाता है। ये आ गया हमारा 8 इंटू 5/2, 4 तो 5 चौका 20 आ गया हमारा। एस ऑफ 16 इक्वल टू कितना आ गया? 20। बाकी कोई गलती नहीं थी उसमें, बस केवल चिन्ह का वो था। इसका आ गया 20। अब इसका कितना आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एस ऑफ 16 इक्वल टू 16/2 प्लस 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पर 1 प्लस n यानी कि 15 हो जाएगा, n - 1 यानी कि 16 - 1 इक्वल टू 15 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू है 1/2। 8 इसको काट देंगे, ये बचेगा 2 प्लस 15/2। इसका लासा लो, 4 प्लस 15 इंटू 8, तो 8 इंटू 19/2, 4 यानी कि 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 19 चौको 76, 76। तो भाई ये दोनों आंसर आ रहे हैं बच्चों, भाई या बच्चों या फिर दोस्तों या फिर मित्रों या फिर टीचरों, जो भी हो, ये इसके 2 आंसर आ रहे हैं और इसके दोनों ही आंसर मैच भी कर रहे हैं हमारे। तो यानी कि ये प्रूफ हो गया कि हमारा एकदम सही है। तो फटाफट इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया? चलो ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? अब आ रहा है तीसरा क्वेश्चन नंबर। क्या है? एक सीढ़ी के मतलब एक सीढ़ी है, देखो मैं तुम्हें लैंग्वेज में उसकी बता रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। एक सीढ़ी है, दिस इज क्या है? सीढ़ी, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जो इसकी सबसे जो नीचे का इसका जो डंडा है, क्या है? सबसे निचला डंडा, इसकी जो लेंथ है ये है 45 सेंटीमीटर। कितनी है? 45 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो सबसे ऊपर की जो लेंथ है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। मैं तुम्हें इसको सिंपल से सिंपल तरीके से कराना सिखाऊंगा बच्चों, करना सिखाऊंगा। और इनका जो टोटल जो है ना डिस्टेंस, ये कितना है? देखो ये दिया है 2 सही 1/2 मीटर, ठीक है। जो जगह 2 दूनी 4 1 5/2 मीटर, जगह 5/2 इंटू 100, तो जगह 5 गुणे 50 यानी कि 250 सेंटीमीटर हो गया। इतना तो कन्वर्जन आता होगा ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। ये हो गया। अब ये समझो जब 250 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इस तरह बहुत सारे डंडे लगे हुए हैं और प्रत्येक डंडे का जो वो है ना गैप है, ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमें टोटल डंडों की लंबाई निकालनी है। ये डंडा हो गया, ये डंडा हो गया, ये डंडा हो गया, ये डंडा हो गया। तो जब लंबाई निकालनी है तो सबको हमें जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n/2 ए प्लस अंतिम पद, ऐसा होता है फॉर्मूला। पहली बात तो हमें n चाहिए, n जो है वो डंडों की संख्या है। अब डंडे कितने होंगे तुम समझो। पूरी दूरी है हमारी 250 सेंटीमीटर और एक गैप आता है 25 सेंटीमीटर पे, तो ये होगा 10 डंडे हो गए, 10 हमारे गैप हुए। कितने हुए? 10 हमारे गैप हो गए। इस तरह 1 2 3। लेकिन अगर तुम गौर से सोचो ना, अगर 1 2 3 अगर 10 गैप में 11 डंडे आएंगे, विश्वास ना हो तो एक बुक में लाइन खींच के और देख लो फटाफट। तो 10 गैप बराबर होता है 11 डंडे। कितने? यानी कि 10 गैप होंगे जिसमें से 11 डंडे बनेंगे, लगेंगे, ठीक है। अब ये एक बेसिक थिंकिंग वाली चीज़ है। अगर ये नहीं होता तो मैं मान लेता कि 10 ही डंडे हैं इसमें, लेकिन अगर एक नीचे कहो तो काउंट करवाऊँ क्या? काउंट करें? देखो इसी में कर लेते हैं, ठीक है।
बहुत मर्जी है बहुत लोगों की, बहुत बच्चों की। हमें बनाने हैं 10 गैप। अब 10 गैप क्यों? क्योंकि टोटल 250 सेंटीमीटर लंबी है और एक गैप 25 सेंटीमीटर का है, तो 10 गैप बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप बन गए। एक गैप ये हो गया, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पाँचवा गैप, छठवां गैप, सातवां गैप, आठवां गैप, नौवां गैप और 10वां गैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप बन गए। अब काउंट दिस, मतलब जो डंडे को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डंडे बने कि नहीं बने ना? डंडे बन गए 11। तो यानी कि जो हमारी एन की वैल्यू हो गई कितनी हो गई? 11 हो गई। और ए यानी कि फर्स्ट टर्म्स कितना है? ये है ए कितना है? 45 सेंटीमीटर। कितना है? और जो लास्ट का ऊपर का वो कितना है? वो दिया है 25 सेंटीमीटर। बस यार क्वेश्चन हो गया भाई। देखो कैसे कर देते हैं। ऐसा इक्वल टू कर दो n/2 यानी कि 11/2 ए प्लस एल। ए की वैल्यू 45, एल की वैल्यू 25। इसे करो आगे। 11/2 45 + 25 कितना होता है? 5 5 10 4 2 6 1 7 देखो 35। ये हो जाएगा 11 × 35। इसको करो। 11 5 55 की 5 हजार लगी 5, 11 3 33 5 38। ये 385 सेंटीमीटर आता है क्या? मैच करेंगे एक बार आंसर। आंसर मैच करें। एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है यार। और फालतू में बवाल भी नहीं कि तुम्हें डी निकालना, ये करना, वो करना, कुछ नहीं करना। केवल तुम्हें डंडों की दूरी निकालनी। ये हो गया 45, ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, तो ऊपर 25 तक 4 आए ना बस। और किसी किसी उसमें तो सॉल्यूशन बुक में बहुत खतरनाक तरीके से दिए हुए, देख करके भय लग रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये सीढ़ी है। अगर सीढ़ी वाला क्वेश्चन है फटाफट देखो। नीचे वाला देखो कितना है। फर्स्ट टर्म्स जो है 45 है और लास्ट टर्म्स दी है 25। ठीक है, और तुम्हें डंडे काउंट करने आने चाहिए अगर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस उसकी 250 सेंटीमीटर है और एक गैप है 25 सेंटीमीटर का। तो 25 दाहम 250, 10 गैप बनेंगे। 10 डंडे मत गिन लेना। किसी किसी बुक में उसने 10 डंडे गिन करके सॉल्व कर दिया। आंसर सही नहीं है। हालांकि 11 डंडे होंगे। 10 गैप में 11 डंडे होते हैं, एक गैप में 2 डंडे होते हैं। ठीक है, तो जब 11 डंडे हो गए तो n = 11, यानी कि हमें 11 डंडों की लंबाई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और बस a + l और पूरा वो निकालना है योग। फटाफट कर दिया, हो गया। समझ में आई बात? तुम्हें से पूछ रहा हूँ, आई ना? तो ठीक है फिर, अगर आ गई तो। वैसे इस तरह तुम्हें कोई बताएगा नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बवाल में फंसा देगा। चलो हो गया, फटाफट करो, नोट करो यार, हो गया। अब तुम क्वेश्चन नंबर, हमारा एक और बचा है, 2 बचे। एक क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक पंक्ति में एक 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 मतलब सीक्वेंस रूप, दैट इज क्रमागत, 1 से 2 3 इस तरह करके 49 मकान बने हुए हैं। मकान बने हुए हैं, उनके ऊपर प्लेट लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 49 तक। ठीक है, ये लगा हुआ है। और दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है। वो बोल रहा है कि कोई बीच में एक ऐसा x मान लो जिसके पहले का योग उसके बाद वाले के योगों के बराबर हो। कि मान लो 1 से 50 तक उसमें मकान दिए हुए हैं, मकान नंबर नेम प्लेट से। ठीक है, और फिर उसमें बोल रहा है कि तुम बीच में कोई एक x कमरा मान लो, कमरा नंबर x मान लो। ठीक है, और फिर क्या करो कि x के अंकित मकान से पहले के मकानों का योग। अगर तुमने इस पे x लिख रखा है तो इसके सारे पहले मकानों का योग, किसके पहले मकानों का योग जो है, ठीक है, वो क्या होगा? उसके बाद वाले, इसके बाद वाले जो मकान आएंगे ना, बराबर होगा उसके बाद वाले मकानों के योग के, उसके बाद वाले मकानों के योग के। ठीक है, ये बात समझो।
अब इसको तुम कैसे लिखोगे? देखो, अगर हमें x तक की संख्याओं का योग चाहिए तो हम लिखते हैं s ऑफ x, लिखते हैं नहीं लिखते। बोल रहा है x से एक कम वाले मकानों तक का योग, तो एक कम वाले को क्या लिखते हैं, x में एक कम कर देते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ तक के मकानों के योग मतलब हमें चाहिए, तो क्या होगा, s ऑफ x माइनस एक, यानी कि x से एक पीछे तक के मकानों का योग, यानी कि x में एक कम तो x माइनस एक हो गया, तक के मकानों का योग चाहिए है तो x s ऑफ x माइनस वन हो गया। फिर उसके बाद वालों का अगर चाहिए है ना, अगर उसके बाद वालों को चाहिए ना, तो एक काम करो, जो पूरे मकान है सबको जोड़ लो और उसमें से x तक के घटा दो, तो ये नहीं मिल जाएगा। हमें x के बाद वाले जो हैं वो ये हैं और ये चाहिए, और ये पाने के लिए जो पूरे हैं, पूरे कितने हैं, s ऑफ 49, पूरे कितने हैं, s ऑफ 49, और पूरे में से यदि मैं s ऑफ x तक के क्या करूं, घटा दूं, तो ये नहीं मिल जाएंगे। बस वही क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, अगर तुम इतनी सी बात समझ गए तो समझो तुम इस क्वेश्चन के राजा हो, इस क्वेश्चन के नहीं, तुम इस चैप्टर के पूरे राजा हो, और तुम्हें इसमें कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हुई होगी। अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है तो, नहीं आ रही तो बताओ, मैं दोबारा बताऊं। देखो, मान लो कुछ मकान इस तरफ बने हुए हैं, बीच में एक मकान नंबर x बना हुआ है, कुछ उसके बाद बने हुए हैं, ठीक। x के पहले है तो एक मकान x माइनस वन होगा, है कि नहीं। तो वो बोल रहा है कि x से पहले तक के मकानों का योग, तो ये s ऑफ x माइनस वन होगा। अब बोलोगे सर क्यों होगा? अरे यार, जब हमें 5 मतलब जैसे 5, 10, 15 लिखा है, 3 तक की मतलब अगर 3 पदों तक का चाहिए होता है तो s ऑफ 3 लिखते हैं ना। अगर n पदों का योग ही तो s ऑफ n होता है, तो s माइनस x माइनस एक पद का योग s ऑफ x माइनस वन नहीं होगा। मतलब कि ये पूरा सेटअप है, पूरे कितने हैं, ये पूरा योग s ऑफ 49 है। ये समझ में आई बात? x से पहले वाले मकानों का योग ये हो गया, इक्वल टू, फिर बोल रहा है x के बाद वाले मकानों का योग, ये जो बाद वाले मकान है इनका योग। अब इनका योग तो तुम लिख नहीं सकते, तो दिक्कत होगी। तो एक काम करो, पूरे में से x तक के घटा दो तो तुम्हें ये वाला मिल जाएगा। तो पूरे हो गए s ऑफ 49 में से घटा देंगे हम x माइनस वन तक नहीं, x तक के पूरे घटा देंगे। अगर ये रिलेशन दोबारा भी समझ में नहीं आए तो तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला ये क्वेश्चन। हटो हटो, बंद करो वीडियो। अगर नहीं आया इतना भी, आ गया ना, जिसको जिसको आ गया उसका बढ़िया, नहीं आया तो फिर दोबारा देखे। हो गया? अब देखो, ये ठीक है। अब हमें चाहिए s ऑफ x माइनस वन, कैसे निकालते हैं? तो एक काम करते हैं भाई, पहले s ऑफ x माइनस वन को हल कर लेते हैं, s ऑफ x माइनस 49 को नहीं, साथ में करते हैं, ठीक है, करो करो। ये होता है n बाई, ये होता है, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, s ऑफ n का होता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी को मैं इसमें लगाऊंगा, ये होता है n बाई टू, तो n की जगह क्या है, x माइनस वन। देखो यहाँ पर लूँगा n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये लिखूँगा मैं। सेम इसी तरह इसको भी लिखूँगा n बाई टू, बाद में n की वैल्यू सबकी अलग अलग ही है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस n बाई टू। ये मत समझना कि काट देंगे, अभी मैं बता रहा हूँ n की वैल्यू सबकी अलग अलग है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, x माइनस वन, क्योंकि n की जगह पर x माइनस वन रखा हुआ है, तो n की जगह पर हमें x माइनस वन पुट करना है। करो इसमें x माइनस वन बटा 2 इंटू 2a प्लस x माइनस वन और माइनस वन इंटू डी। कुछ नहीं किया, n की जगह पर मैंने रखा है x माइनस वन और माइनस वन पहले से था, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ये हो गया, फिर क्या देखा है, n बाई टू, यहाँ पर n की वैल्यू 49 है, कितनी है यहाँ पर n की वैल्यू 49, तो जाएगा 49 बटे 2 प्लस 2a प्लस 49 में एक जगह कितना बचेगा, 48 डी, फिर माइनस यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो x है, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पर x लिखा हुआ है, ठीक है, तो जाएगा हमारा x बाई टू, 2a प्लस x माइनस वन इंटू डी,
बस ये है, इसको सॉल्व करना है, बस हमें आंसर मिल जाएगा। क्या निकालना क्या है इसमें? इसमें हमें x का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है। अब यदि हम इसको सॉल्व करें ना, एक एक स्टेप वाइज करता हूँ। ये जगह x माइनस 1/2 जगह 2a प्लस ये क्या होगा हमारा x माइनस 2 इंटू डी इक्वल टू 49/2 2a प्लस 48d माइनस x/2 2a प्लस xd माइनस डी। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना यार। डी की वैल्यू और ए की वैल्यू तो रख सकते हैं, मैंने रखी नहीं ना। चलो जब वैल्यू दी तो रखो ना, वहाँ पर दी हुई सीरीज पे ए की वैल्यू दी हुई है 1, डी भी हमारा 1 ही है, रख दो इस पे। x माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 49/2 2 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1 माइनस x/2 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू 1, ये हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है नीचे? पता नहीं, ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, अभी एक स्टेप दिखेगा। ये हो जाएगा x माइनस 1/2 और 2 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 49/2 2 प्लस 48 माइनस x/2 2 प्लस x माइनस 1, ये दिया है। अब नहीं दिखेगा नीचे का, तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ। ठीक है, केवल लास्ट स्टेप बचेगा, बाकी सब मिटा दे रहा हूँ। लिख गया था ना, लिख लेना स्क्रीनशॉट लेकर के पीछे करके, अब मिटा दिया। तो इसको जब ऊपर लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इंटू एक्स बचेगा। ठीक, इक्वल टू 49/2 ये 48/2 50 हो जाएगा, माइनस ये बचेगा x/2 इंटू बचेगा ये x प्लस 1, है कि नहीं? बचेगा x प्लस 1। अब क्या करते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, जाएगा x² माइनस x/2, अलग अलग कर दो सबको, x²/2 माइनस x/2 इक्वल टू 25 हो जाएगा। 49 गुणे 25 माइनस इसका करो x²/2 माइनस x/2। देखो यही मेन चीज़ मैंने बताई थी कि जब कोष्टक छोटा कोष्टक लगा हो और बाहर चिन्ह माइनस का हो तो अंदर के चिन्ह दोनों बदल जाते हैं। तो देखो x भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, लेकिन ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, और तो ये जो है ना x/2 से x/2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस x²/2 इक्वल टू 49 इंटू 25। ठीक, तो होगा 2x²/2 इक्वल टू 49 इंटू 25, 2 कैंसिल हो जाएगा, x² इक्वल टू हो जाएगा 49 गुणे 25। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस जो हो जाएगा अंडर रूट 7 गुणे 7 और इंटू 5 गुणे 5, क्योंकि सस्ते 49 होता है, 5 गुणे 5 हो गया, तो ये मिल जाएगा 7 गुणे 5। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं हम 35 आंसर। पहले मैं मैच कर लूँ यार, क्वेश्चन काफ़ी लंबा रहा है, कहीं गलत ना हो, कर लेता हूँ मैच। पैंतीस एकदम सही है। अब बचा हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन, ये हो गया। इसे फटाफट नोट करो और इस प्रश्नावली को बहुत मोस्ट है ये, इसे तुम कई बार प्रैक्टिस भी करो।
ये जो 5वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक चबूतरा है। क्या है एक चबूतरा, कैसे बनता है? देखो बना लेते हैं ना। मान लो मैदान है इस तरह का कोई, ये क्या है, चबूतरा है मान लो, है ना। मान लेते हैं कोई पेड़ वगैरह कुछ लगा होएगा, ना भी लगा हो, चबूतरा है, ठीक है। अब इस पे बनी है सीढ़ियाँ। क्या बनी है? इस पर बनी है भाई सीढ़ियाँ। और सीढ़ी 1 2 नहीं, कितनी बनी है सीढ़ियाँ इसकी? 15 सीढ़ी बनी हुई है। मैं पूरी 15 बना दूँ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मान लो ये चबूतरा इतना बड़ा है, इस तरह मानो चबूतरे को, ठीक। ये है चबूतरा और 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो ये बताओ, देखो ये जो सीढ़ी है ना, ये ऐसी नहीं है, ये सीढ़ी कुछ इस टाइप की है। अगर कैसे बनाएं इसको, ये सीढ़ी कुछ इस टाइप नहीं बन रहा यार। रुको रुको, बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ कैसी है सीढ़ी है। 1 मिनट रुको तो पहले। ये सीढ़ी इस प्रकार की है। ये जो है ना, ये देखो, ये चित्र बना हुआ है, अच्छे से देखो, ये देखो चित्र बना हुआ है ना, ये इस तरह है। तो ये जो है यार, मतलब बन नहीं पाएगा, लेकिन कैसे बनाऊँ? कुछ ऐसे टाइप में मान लो कट कट के बनी हुई है ना, ऐसे ऐसे कर करके ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस तरह की, मतलब चढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो बनी हुई है तो इसकी विमा जो है सीढ़ी की, समझा रहा हूँ, सीढ़ी की जो विमा है यानी कि भुजाएँ जो है उसकी, वो मैं बता रहा हूँ। जो उसकी लंबाई है, यानी कि जो ऐसे लंबी है ना, जब ऐसे ऐसे मान लो ये जब पट्टी में जब ये ऐसे ऐसे बिछी है ये सीढ़ी इस तरह, तो इसकी कुछ तो लंबाई होएगी। तो वही इसकी लंबाई की बात कर रहा हूँ। चढ़ाई जो है सीढ़ी की, चढ़ाई इतनी है, लंबाई दी हुई है 50 मीटर। कितनी दी हुई है? 50 मीटर। और ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई बोलो या चढ़ाई बोलो, ठीक है, ये दे रखी है हमें 1/4 मीटर। और जो चौड़ाई है फिर फैलाव बोलो, ठीक है, फैलाव दे रखा है हमें 1/2 मीटर। तो ये बताओ यार, हमें इन 15 सीढ़ियों के लिए जो वो बनाना है, मतलब मसाला कंक्रीट का, तो उसका आयतन बताना है। तो ये पता है सीढ़ी किस आकार की हुई? घनाभाकार। किस तरह की? घनाभाकार, घनाभ के आकार की। और यदि इस तरह का हो ना कोई, देखो अगर इस तरह का हो ना, इस तरह का चारों कोर बराबर हों, तो इसे क्या बोलते हैं? घन, दैट इज क्यूब, इसे बोलते हैं। तो ये जो घनाभ का जो है ना, कि जो सीढ़ी का जो वो होता है ना, क्या होता है? सीढ़ी का जो आयतन होता है वो होता है, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। तो देखो जो पहली सीढ़ी है वो केवल एक ही सीढ़ी है, और जो दूसरी सीढ़ी है, देखो गौर से देखना, तो उसमें एक के नीचे एक, फिर मैंने कि 2 सीढ़ियाँ हैं। और जो तीसरी सीढ़ी है, अच्छे से देखो, तो वो भाई 3 सीढ़ियों के बराबर आयतन से मिलकर के बनी हुई है। जो चौथी सीढ़ी है वो 4 सीढ़ियों के आयतन के बराबर कंक्रीट लेगी। नहीं समझे? अबे तुम्हारे घर में कभी सीढ़ियाँ उड़ियाँ बनी होगी ना, तो देखो पहले जब एक सीढ़ी बनती है नीचे वाली, तो ऐसे ईंट बिछा देते हैं। फिर जब उसके आगे वाली बननी होती है ना, तो जितनी सीढ़ी पहले नीचे बिछी होती है, पहले उसके बराबर तो बिछाते ही हैं, फिर उतनी ही उसके ऊपर बिछाते हैं। तो यानी कि वो 2 के, कभी तुम्हारे अब छतवत होगा ना सीढ़ियाँ वगैरह, उसको थोड़ी गौर से देखना वो कैसी बनी होती है। देखो ये पहली सीढ़ी है, मान लो बिछी हुई है उस तरफ, ऐसे मान लो ना कि ऐसे बिछी हुई है, ठीक है। अब अगर जब मैं दूसरी सीढ़ी बनाऊंगा ना इस तरह, तो पहले तो इसके बराबर इतना बिछाऊंगा मसाला, फिर उसके ऊपर वो बनाऊंगा। और जब तीसरी सीढ़ी बनाऊंगा तो मुझे पहले 2 के बराबर कंक्रीट भरना होगा, फिर एक और भरूंगा, तब कहीं वो तीसरी सीढ़ी बन पाएगी। और जब चौथी सीढ़ी बनानी होगी तो पहले मैं 3 के बराबर कंक्रीट भरूंगा उसमें,
या फिर किसी अगर ये समझ में ना आ रहा हो ना तो किसी कारीगर से या फिर मिस्त्री से पूछना, या फिर अपने कोई मतलब बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो जानते हैं, तुम लोग जानते होगे वैसे, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो उनसे पूछना कि सीढ़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे बनती है। अब मान लो 5वीं सीढ़ी है तो पहले तो वो 4 के बराबर कंक्रीट भरेगा, ये 1 2 3 4 में भरेगा पहले कंक्रीट, तो वो 4 के बराबर आ गई। फिर 5वीं के लिए 1 सीढ़ी के बराबर और भरेगा। कहने का मतलब ये है कि जो पहली सीढ़ी का जो आयतन होगा पहली सीढ़ी का जो आयतन होगा, अब सीधी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वो होगा 1 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 50, चौड़ाई है 1/4 इंटू 1/2, ये होगा पहले सीढ़ी का आयतन। और जो दूसरी सीढ़ी का जो आयतन होगा वो होगा 2 गुणे 50 गुणे 1/4 इंटू 1/2। अब 2 गुणे क्यों किया? क्योंकि जब दूसरी सीढ़ी बनेगी ना तो वो 2 सीढ़ियों के बराबर कंक्रीट लेगी। ठीक है, तो मैंने 2 गुणे कर दिया। अब जो तीसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी का जो आयतन है, यदि हमें वो निकालना है ना तो 3 गुणे करना पड़ेगा, 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2। इसी तरह पूरी 15 सीढ़ियाँ हैं। तो जो डेट डैश डेट जो 15वीं सीढ़ी का जो आयतन होगा, 15वीं सीढ़ी का जो आयतन होगा ये होगा 15 इंटू 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2। ठीक, तो ये होगा 15वीं सीढ़ी का आयतन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये मान लो 15वीं सीढ़ी है, इसको बनाना है तो पहले कितना मसाला भरना पड़ेगा, यानी कि 14 सीढ़ियों के बराबर। अगर ये 15वीं सीढ़ी है ना तो पहले 14 सीढ़ियों के बराबर कंक्रीट यहाँ से भरना पड़ेगा, फिर एक और सीढ़ी का कंक्रीट भरना पड़ेगा, तब कहीं वो 15 सीढ़ियों की इक्वल आ पाएगी। इतनी बात समझ में आई ना? पक्का आई होगी। अब पूरा बोल रहा है कि पूरा वॉल्यूम ज्ञात करो, हमें कितना कंक्रीट का वॉल्यूम मतलब नापना है ना, मसाला कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, बस 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 हो गया काम, केवल सबको जोड़ना है और कुछ नहीं। अब जोड़ो कैसे, देखो बताता हूँ। सीरीज बन गई है, ये बन गई 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2 कॉमा 2 गुणे 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2 हो गई, फिर कॉमा 3 इंटू 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2 हो गई, टेस्ट 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 ये हो गई 15 इंटू 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2, ऐसा बन गया। ठीक, अब हमें इनको सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे हैं, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस एल होता है कि नहीं होता? होता है। अब पूरी सीढ़ियाँ कितनी हैं, 15/2 हो जाएगा ये, प्लस फर्स्ट सीढ़ी का वॉल्यूम क्या है 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2, प्लस लास्ट सीढ़ी का क्या है 15 इंटू 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2। बस निकाल दो, 15/2 ये होगा 25, ये हो जाएगा 25/4 प्लस ये हो जाएगा 25, ये होगा हमारा 25 गुणे 15/4, नहीं 25 गुणे 15/4 ऐसे होगा। तो यदि 25/4 चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, नहीं 15/2 है इंटू 25/4, दोनों से कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 15/4। अब इसका लासा कर दो, 15 गुणे 25/8 इंटू 4 प्लस 15, ये बनेगा 15 गुणे 25/8 इंटू 19/4। अब इसको हमें हल करना है। अब इसका आंसर कितना आएगा, करो यार। करो पहले करो 25 गुणे 15, कहीं गलती तो नहीं हुई। 15 पन्ना 75 की 5, अचल लगी 7, 15 दूनी 30 7 37,
देखा 375/8 इंटू 19/4, तो पूरा कर लो। कटना तो उसको है नहीं, कटेगा नहीं कटेगा। फिर कर लो 375 गुणे 19, 9 पन्ना 45 की 5, असल लगी 4 और 9 7 63। मुझे लगता है क्वेश्चन का कुछ गड़बड़ है इसका। ये कितना होगा 50, ये हो जाएगा कुछ। इसको जरा सॉल्व करके चेक करो कितना आ रहा आंसर, आएगा नहीं आएगा। इसका आ रहा 750 और वो इसको करने पर आएगा नहीं, तो हम लोगों ने मिस्टेक कहाँ करी है। चलो मिटाते हैं, दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, सबको वैसे ही जोड़ देते हैं, ठीक है। उस तरह में कुछ एरर हो रहा है, पता नहीं कहाँ गलती हो रही है। ये है तो सबसे मैं 50/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1/4, यहाँ बचेगा 2/4, 3/4, बचेगा 15/4, ऐसा कुछ बचेगा। अब इससे 1/4 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो बचेगा 50/2 गुणे 4, तो ये बचेगा 1 + 2 + 3 ++ 15, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 25/4 और इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2 A + L 25/4 इंटू 15/2 इंटू 16, 2 8 16 8, बचेगा 25/4 इंटू 15 इंटू 8, तो 4 दूनी 8, 2 25 इंटू 15 दूनी 30, तो 25 × 75 750 कितना मीटर क्यूब, जिसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। उस तरह में पता नहीं कहीं हो रहा था, गलत हो रहा था ना, हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे उसका, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका ये कोई सीरीज़ तो बन नहीं रही है, बन तो रही सीरीज़, क्या दिक्कत है पता नहीं, जो भी है तुम इस तरह कर लो, आंसर तुम्हारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। सबको ऐसे करके जोड़ देना है और ये 50/2 कॉमन ले लो, पूरा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 + ऐसा कुछ बच जाएगा, इसको पूरा जोड़ दो, फार्मूला बेस्ट है तो ठीक है। और एक फार्मूला शायद इसमें और दिया है बुक में तुम्हारी, वो और लिख लो, उसका यूज पता नहीं है भी या नहीं है, लेकिन पता नहीं है, लेकिन उसका फार्मूला लिखा है तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। ये दिया है कि ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका यूज जब तक नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होती, जो इसमें फार्मूला दिया हुआ है। ये बिना प्रैक्टिस के भूल क्या मतलब, जानते रहोगे लेकिन कोई बात नहीं, जानना ही बहुत है ना। देखो ये वो क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट जो ये बोल रहा है, ये इसका मतलब ये है कि देखो E, B, C यदि AP में होंगे, किस में होंगे AP में, अगर AP में होते हैं तो क्या होता है, इनका सार्वंतर बराबर होता है, ठीक है। तो जब मैं B में से A घटाऊंगा, ये बराबर होगा C में से B की घटाने की, क्योंकि सार्वंतर बराबर होता है AP में, क्योंकि D जो होता है बराबर होता है कि नहीं होता, समझो बात को इसको। तो यदि वे सार्वंतर निकालते हैं B में से A माइनस करके, तो B में से A किया माइनस तो ये होगा B - A, और C में से B किया तो ये हो गया। अब यदि मैं B को इस तरफ ले आऊँ,
तो जाएगा बी प्लस बी और ए को उस तरफ तो जाएगा सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू सी प्लस ए, यानी कि b इक्वल हो जाएगा a प्लस सी बाई 2। बस ये जानो तुम, ये और ये, बस यही उसने फॉर्मूले दे रखे हैं, कुछ नहीं। मैंने इसको निकाल दिया। कन्फ्यूज़न में अगर डायरेक्ट लिखता तो तुम लोग कन्फ्यूज़न में मतलब बने रहते कि यार ये कैसे आ गया, तो ये बता दिया कि ये निकाला जाता है सर्वांतर से। और कहो तो कुछ IIT लेवल के कुछ क्वेश्चन इसके करवाएं क्या? एक तो तुम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, है ना। 11th में करेंगे, चलो अभी नहीं। अगर एक दो मिल गए तो फिर मैं करवाऊँगा भी। मिल क्या गए, मेरे पास तो बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं IIT वगैरह की, सिंगेज वगैरह है ना, उसमें बहुत सारा होता है। सिंगेज हो गई, और फिजिक्स में भी सिंगेज चलती है, अच्छी वर्मा चलती है, और एक केमिस्ट्री में भी वो चलती है, कौन सी पता नहीं, जो भी हटाओ, एस चांद वगैरह ये है। तो बी की वैल्यू ये होगी, सी ये हो गया, ठीक है। तो यार ये कंसेप्ट है। और एक फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, ये बारंबारता का बता दे रहा हूँ, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। ये फार्मूला लिख लो तुम, और एक बार इसके फार्मूला रिवाइज कर लें क्या। ये होता है ए एन इक्वल टू, यानी कि एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और एस एन बराबर एक और होता है, ये होता है एन बाई 2 ए प्लस एल होता है। बस इतने ही तो फार्मूले यूज हुए, ये हुआ, बस इतने में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसका जल्दी यूज अभी है नहीं, इसके यूज़ के लिए मैं एक दो क्वेश्चन किसी चैप्टर में करवा दूंगा, बीच में हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी जो है वो एकदम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज, उसमें सर्वांग समता और समरूपता। इसमें है समरूपता, लेकिन क्लास 9th में थी सर्वांग समता, तो मैं प्रयास करूँगा तुम्हें सर्वांग समता पढ़ाने का, अगर मुझे याद रही तो, ठीक है। और यदि अगर सर्वांग समता का यूज नहीं होगा आगे, मैं देख लूँगा, तो फिर नहीं पढ़ाऊँगा, और यदि यूज होगा तो बताऊँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे।